नमस्कार साथियों। क्या वोट डालना सच में आजादी का काम है या बस एक दिखावटी आजादी है जो असल में आपकी चुपचाप गुलामी को इजाजत देती है? क्या जिस सिस्टम को हम इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानते हैं वो असल में सिर्फ आज्ञाकारिता है, लेकिन अच्छे दिखावे के साथ? सन 2016 में कई अमेरिकियों को ये झटका महसूस हुआ जैसे ही चुनाव के नतीजे आए। कुछ टूट सा गया। दशकों से लोकतंत्र पर जो भरोसा था वो भ्रम में बदलता गया। जो लोग वोट की ताकत में विश्वास रखते थे उन्होंने पहली बार सोचना शुरू किया, क्या आम लोग सच में समझदारी से राजनीतिक फैसले ले सकते हैं? ये टूटन गहरी थी लेकिन नई नहीं थी। लगभग 2000 साल पहले प्लेटो ने इसे आते हुए देख लिया था। जब उनके गुरु सुकरात को एक लोकतांत्रिक सभा ने मौत की सजा दी तो प्लेटो को न्याय नहीं दिखा, इन्हें बहुसंख्यक शासन का खतरा दिखा। उनका निष्कर्षण डरावना था। लोकतंत्र अत्याचार को खत्म नहीं करता बल्कि उसे छुपा देता है। आज की मनोविज्ञान की रिसर्च प्लेटो की चेतावनियों को और भी गहरा बना देती है। 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश ने दिखाया कि लोग अपने साफ नजरिए को भी छोड़ देते हैं अगर एक पूरा ग्रुप उनसे असहमत हो। 75% लोगों ने साफ गलती को सही मान लिया सिर्फ इसलिए ताकि वे अकेले न पड़ जाएं। अगर हम खुद पर इतना भरोसा नहीं कर सकते तो हम लाखों अनजान लोगों से कैसे उम्मीद करें कि वे अच्छे नेता चुनेंगे? पर बात यही नहीं रुकती। 2006 में एमोरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने राजनीतिक समर्थकों का दिमाग स्कैन किया। जब उन्हें उनके पसंदीदा नेता की गलतियां दिखाई दी तो दिमाग का सोचने वाला हिस्सा शांत रहा, लेकिन भावनाओं से जुड़ा हिस्सा तेजी से सक्रिय हो गया। उनका दिमाग न सिर्फ सच्चाई को नकार रहा था बल्कि खुद को इसके लिए इनाम भी दे रहा था। लोकतंत्र इन मानसिक कमजोरियों की वजह से ही फलता फूलता है। यकीन के बावजूद लोकतंत्र की असली चतुराई इस बात में नहीं है कि वो सत्ता कैसे बनाता है, बल्कि इससे है कि वो असली सत्ता को कैसे छुपाता है। खुले तानाशाहों की तुलना में जहां पुलिस, सेंसरशिप और हिंसा होती है, लोकतंत्र नरम लगता है, इंसानी लगता है, न्यायपूर्ण लगता है। और यही वो धोखा है जिसे प्लेटो ने सबसे बड़ा खतरा बताया था। सबसे असरदार नियंत्रण वही होता है जो महसूस ही नहीं होता। वो लगता है जैसे ये आपकी अपनी पसंद हो। आधुनिक लोकतंत्र गुस्से और असहमति को कुछ रस्मी रिवाजों में बदल देते हैं, जैसे चुनाव, याचिकाएं, विरोध प्रदर्शन। ये सब आपको भावनात्मक राहत तो देते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदलते। आपको लगता है कि आपकी आवाज सुनी गई है, आपको लगता है कि आप शामिल हैं, लेकिन असली ढांचा जैसा का तैसा बना रहता है। राजनीति के प्रोफेसर स्टीवन लेवेट्स्की इसे प्रतिस्पर्धा तानाशाही कहते हैं। आपको लगता है कि आप सिस्टम से लड़ रहे हैं जब आप किसी नेता को वोट से हटा देते हैं, लेकिन हकीकत में आप उसी सिस्टम को और भी मजबूत करते जाते हैं जो आपके विकल्पों को सीमित करता है। प्लेटो ने चेताया था, अगर आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेते तो आप ऐसे लोगों द्वारा शासित होते हैं जो आपसे कम समझदार हैं। लेकिन लोकतंत्र एक कदम आगे चला गया। वो आपको यकीन दिलाता है कि आप ही ने उन कमजोर नेताओं को चुना था, कि वे सब आपकी अपनी पसंद थी। और ये भ्रम नशे जैसा लगता है। लोकतंत्र मन को बहलाता है। ये वादा करता है कि आप खुद पर शासन करेंगे, मिलकर फैसला करेंगे, समझदारी से चर्चा करेंगे। लेकिन इंसानी दिमाग इतना जटिलता के लिए बना ही नहीं है। हमें चाहिए सादगी, यकीन, भावनात्मक सफाईगोई। और यहीं से लोकतंत्र अपने को खोने लगता है। लोकतंत्र बहुत ज्यादा विकल्प देता है, बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत सारे फैसले। इससे दिमाग उलझ जाता है और जब हम इंसान उलझन में होते हैं तो उससे सच्चाई नहीं, साफ साफ जवाब चाहिए होता है। यहीं से मैदान में आता है आपका जननेता, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ आसान बना देता है, जो आपको बताता है कि देश किसका है। वो कहता है, आप मत सोचिए, मैं सोचूंगा। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, जब हमारा दिमाग ज्यादा जानकारी और अनिश्चितता से भर जाता है तो सोचने समझने की शक्ति धीमी हो जाती है। तब भावनाएं हावी हो जाती हैं। हम सोचने की जगह बस प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं और जो भी हमें इस मानसिक थकावट से राहत देता है हम उसी की ओर खींचे चले जाते हैं। वेनेजुएला इसका ताजा उदाहरण है। ह्यूगो चावेज ने सत्ता तख्त पलट से नहीं ली, उसे बहुमत से चुना गया। उसने लोगों से वादा किया कि वो सारी जटिलताओं का हल निकालेगा। उसने भावनात्मक राहत दी और जब तक जनता को समझ में आया कि उन्होंने क्या खो दिया है, तब तक वो मानसिक रूप से इतना जुड़ चुके थे कि वे पीछे लौटना लगभग नामुमकिन सा हो गया। दुनिया भर में यही पैटर्न दोहराया जा रहा है। लोकतंत्र को कोई बंदूक की नोक पर खत्म नहीं कर रहा, लोग खुद उसे वोट से खत्म कर रहे हैं।
एक एक आरामदेह झूठ सुनते हुए हमें लोकतंत्र की एक बड़ी कमजोरी दिखता है। यह एक ऐसे नेताओं को इनाम देता है जो चुनाव जीतने में माहिर हैं, न कि शासन चलाने में। चुनाव जीतने वाले गुण हैं आत्मविश्वास है, आसान भाषा, भावनात्मक जोर। लेकिन अच्छा शासक बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, गहराई, संतुलन और जटिल समझ, वो अक्सर इनसे उलट होती है। प्लेटो ने इसे एक जहाज की कल्पना से समझाया है। सोचिए, एक जहाज पर सवार लोग ये तय करें कि उसे कौन चलाएगा। असली नाविक जो सितारों और नक्षत्रों की मदद से दिशा समझता है, उसे खुद भी अपनी बात में थोड़ा सा संकोच होता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा सीधी नहीं होती। वहीं एक चालाक तेज तर्रार शख्स कहता है, मैं सब कुछ आसान कर दूंगा, रास्ता भी आसान कर दूंगा, अरे शराब भी दूंगा। बताइए लोग किसे चुनेंगे और वो जहाज कहाँ जाएगा? हम ब्रेन सर्जरी पर वोट नहीं करते, हम पुलिस कैसे बने इस पर भी वोट नहीं करते। वहां हम विशेषज्ञों की बात मानते, लेकिन राजनीति में आत्मविश्वास ज्ञान से ज्यादा हावी हो जाता है, क्योंकि असली विशेषज्ञ कभी पक्के शब्दों में बात नहीं करते। वो कहते हैं ये निर्भर करता है। वो हर चीज को कोई पहलू से देखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इस अस्पष्टता को पसंद नहीं करता। हम सीधा स्पष्ट जवाब चाहते हैं, और इसी वजह से हम असली नाविक को नजरअंदाज करके उस जहाज को डुबोने वाले को चुन लेते हैं। ये कोई सिस्टम की गलती नहीं, यही सिस्टम है। और अब ये और भी चालाक हो चुका है। प्लेटो ने कभी डिजिटल युग की कल्पना नहीं की थी, लेकिन उनकी गुफा की कथा, जहां लोग अंधेरे में दीवार पर पड़ती परछाइयों को सच्चाई समझते हैं, आज की सच्चाई से बिल्कुल मेल खाती है। आज भी हम परछाइयों को ही देख रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब ये परछाइयां आपके लिए बनाई गई हैं। आपका सोशल मीडिया फीड सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा है, वो आपकी सोच को गढ़ रहा है। एल्गोरिदम सिखा रहे हैं कि आप किससे डरते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं। फिर आपको वो वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इसका नतीजा हर इंसान के लिए एक अलग सच्चाई और पक्के यकीन के साथ बनी हुई झूठी दुनिया। आपको लगता है कि आप पहले से ज्यादा जागरूक हैं, जबकि असल में आप पहले से ज्यादा चालाकी से कंट्रोल किए जा रहे हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रही थी, वो मनोविज्ञान को एक हथियार बना चुकी थी। जो लोग चिंतित थे उन्हें डरावनी बातें दिखाई गई, जो लोग गर्व से भरे थे उन्हें तारीफें दी गई, जो अकेले में थे उन्हें किसी ग्रुप का हिस्सा महसूस कराया गया। ये बहुत ही निजी स्तर पर किया गया मानसिक नियंत्रण था, और ये काम कर गया। नतीजा क्या हुआ? ऐसा राजनीतिक बंटवारा जो पीढ़ियों से नहीं देखा गया। हर पक्ष को लगता है कि वही समझदार है, वही सही है, और दूसरा पक्ष पागल है, गुमराह है। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों पक्ष एक जैसे तथ्य भी नहीं देख रहे हैं, जो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, आप अभी सोचते हैं कि आप इस सबसे अलग हैं। इसीलिए फैक्ट चेकिंग लोगों की सोच नहीं बदलती और बहस बातचीत बेकार लगने लगती है। जब किसी के बनाए निजी नजरिए को चुनौती देते हैं तो उनका दिमाग खुद ब खुद रक्षा करने लगता है। साइकोलॉजिस्ट इसे बैकफायर इफेक्ट कहते हैं। जितना ज्यादा आप किसी को उल्टी बातें दिखाते हैं, उतना ही वो अपनी पुरानी सोच में और गहराई से जड़ पकड़ लेती है। प्लेटो ने भी ये बात पहले ही समझ ली थी। उन्होंने कहा था वे उससे नफरत करेंगे जो उन्हें सच्चाई बताएगा। आज के लोकतंत्र में सच्चाई को बैन नहीं किया जाता, उसे दबा दिया जाता है। शोर, ध्यान भटकाने वाली चीजें और सोशल मीडिया की असहजता के नीचे कोई अप्रिय सच बोलिए और देखिए आपकी पहुंच कैसे धीरे धीरे गायब हो जाएगी। वजह सरकार नहीं रोकती, एल्गोरिदम रोक देता है। अब जरा वाइमर रिपब्लिक को देखिए, वहां लोकतंत्र था, चुनाव होते थे, बोलने की आजादी थी, अखबार खुले थे, लेकिन जैसे ही संकट आया वहां के लोगों ने लोकतंत्र नहीं बचाया, तानाशाही को चुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अत्याचार को पसंद नहीं किया था, बल्कि आजादी बहुत भारी लगने लगी थी। जब जीवन में अराजकता आ जाती है तो इंसानी दिमाग साफ साफ आदेश ढूंढता है, आसान जवाब चाहता है और कोई आवाज जो कहे मैं संभाल लूंगा। हिटलर ने सत्ता छीनी नहीं थी, उसे चुना गया था क्योंकि उसने लोगों को जटिलता से भावनात्मक राहत दी। ये कोई बीती हुई कहानी नहीं है, ये एक आईना है, जैसे रोम में हुआ था। जब गणराज्य कमजोर हुआ, नेताओं ने ये सीखा कि भीड़ को लुभाना, तमाशा दिखाना सच्चे शासन से ज्यादा असरदार होता है। रोटियां और खेल कानूनों की जगह लेने लगे। जूलियस सीजर ने लोकतंत्र को तबाह नहीं किया, उसने बस लोगों को वही दिखाया जो वो मांग रहे थे, और उसी ने उस सिस्टम को मार डाला। आज के पॉपुलिस्ट नेता भी वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हर चीज का वादा करो, किसी ना किसी पर दोष डालो, तमाशा पेश करो और धीरे धीरे सत्ता का सिकंजा कसते जाओ जब तक भीड़ ताली बजा रही हो। प्लेटो के नोबल लाय यानी शुद्ध झूठ को लोग अक्सर गलत समझते हैं, लेकिन हर राजनीतिक सिस्टम कुछ मिथकों पर चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मिथक जानबूझकर स्थिरता के लिए गढ़े गए हैं या बिना सोचे समझे हमारे अंदर भरे गए हैं ताकि हम कभी सवाल ना पूछें। लोकतंत्र के भी कुछ बहुत ताकतवर मिथक हैं।
हर एक आवाज बराबर मायने रखती है। चुनाव से भविष्य तय होता है, नेता जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब ये विश्वास हकीकत से टकराते हैं तो दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी मानसिक तनाव पैदा होता है। हमें बस इसे और अच्छे से करना होगा और यही चक्र चलता रहता है। उधर असली सत्ता धीरे धीरे हाथ से फिसल चुकी होती है। चुने हुए नेता सिर्फ संस्कृति और पहचान की बहसों में उलझे रहते हैं, जबकि असली फैसले अनछुए संस्थानों द्वारा लिए जाते हैं, जैसे सेंट्रल्स की एजेंसियां, रेगुलेटरी एजेंसियां। पर हमें दिखाया जाता है कि सामने हमारे द्वारा जो सरकार है वो चला रही है। इसे ही कहते हैं लोकतंत्र का पैराडॉक्स। सामने बहुत ज्यादा शोर और अंदर कुछ भी नहीं, जबकि असली शासन चुपचाप कहीं दूर पीछे चलता रहता है, जहां आपका कोई पहुंच नहीं है और आप फिर भी वोट डालते रहते हैं। न कि इसलिए कि इससे कुछ बदलता है, बल्कि इसलिए कि आपको लगता है कि शायद इस बार कुछ बदलेगा। यही इस सिस्टम की चालाकी है। वो आपको यकीन दिलाता है कि आपकी गुलामी ही आपकी आजादी है, कि आज्ञा पालन ही आत्मनिर्णय है, कि इस बार कहानी कुछ अलग होगी। प्लेटो पूरी तरह सही नहीं होंगे, लेकिन वो पूरी तरह गलत भी नहीं थे। लोकतंत्र से तानाशाही की ओर गिरना जरूरी नहीं है, लेकिन वो रास्ता हमेशा खुला रहता है। लोकतंत्र की मानसिक अपील नकारा नहीं जा सकती, लेकिन जैसा कि प्लेटो ने चेतावनी दी थी कि इसकी कमजोरियां सिर्फ सिद्धांत ही नहीं, वो इंसानी स्वभाव में छुपी होती हैं। अगर हम ये कड़वी सच्चाई मान भी लें कि लोकतंत्र आजादी के नाम पर एक सूक्ष्म नियंत्रण का जरिया बन गया है, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, फिर विकल्प क्या है? प्लेटो ने दर्शन शास्त्री राजा का विचार रखा था, ऐसे नेता जिन्हें लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और चरित्र के लिए जाना जाए। इस आदर्श के साथ भी मुश्किलें हैं। कौन तय करेगा कि कौन बुद्धिमान है? कैसे सुनिश्चित करें कि सत्ता उन्हें भ्रष्ट न कर दे? कैसे रोके कि वो आम लोगों की जिंदगी से कट ना जाए? प्लेटो खुद इन सवालों को समझते थे। उनका दर्शन एक राजनीतिक योजना नहीं था, बल्कि एक दर्पण था जो हमें दिखाता है कि हम सत्ता और शासन के साथ कैसा संबंध रखते हैं। उनका उद्देश्य यह था कि हम खुद से पूछें, कैसे इंसान हम बने? इससे क्या होगा ताकि कोई भी सिस्टम हमारे भले के लिए काम कर सके? तो अब जब हम यह सच्चाई जान गए हैं कि लोकतंत्र असल में हमें मानसिक आराम देता है, न कि असली शक्ति, तो हम क्या करें? प्लेटो का जवाब था, राजनीति से भागो नहीं बल्कि जागो। गुफा की कथा में वह दार्शनिक जो परछाई से बाहर निकलकर सच्चाई की रोशनी देखता है, वो वही नहीं रुकता, वो लौटता है, गुफा में दोबारा आ जाता है, सिस्टम की सेवा के लिए नहीं बल्कि इस जिम्मेदारी के साथ कि जो सच्चाई उसने देखी है वो उससे दूसरे तक पहुंचाए। भले ही लोग उसका विरोध करें, मजाक उड़ाएं, फिर भी वो कोशिश करता है। यही हमारी भी जिम्मेदारी है। हम एक अधूरे सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन खुली आंखों से, बंद आंखों से नहीं। हमें वोट देना है, बोलना है, कदम उठाना है, लेकिन इस समझ के साथ कि हमारे व्यवहार को कैसा आकार दिया जाता है। हमें अब लोकतंत्र से वो उम्मीदें छोड़नी होगी जो कभी उसमें थी ही नहीं, कि ये सबसे न्यायपूर्ण होगी, कि ये हमेशा समझदार नेताओं को चुनेगी, कि हर वोट बुद्धिमानी से डाले जाते हैं। इसके बजाय हमें उसे वैसा देखना होगा जैसा वो वास्तव में है, एक ऐसा ढांचा जो सामूहिक मनोविज्ञान को संभालने के लिए बना है, न कि उससे ऊपर उठने के लिए। चेतना लोकतंत्र को ठीक नहीं करती, लेकिन ये आपकी भूमिका को बदल देती है। जब आप समझ जाते हैं कि भावनात्मक भाषण कैसे आपके फैसले हावी हो जाते हैं, आप ठहर जाते हैं। आपकी राजनीति सोच कबीलाई सोच से बन रही है, सच्चाई से नहीं, तो आप विनम्रता सीख सकते हैं। जब आप देख लेते हैं कि विरोध को भी कैसे सिस्टम निगल देता है, तो आप सोच सकते हैं असली बदलाव की रणनीति क्या होगी। आप अब भी वोट डाल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इस भ्रम के बिना कि सिर्फ यही सब कुछ बदलेगा। यह विमुख होने की बात नहीं है, यह परिपक्वता की बात है। जैसे हर सिस्टम, लोकतंत्र भी अपने नागरिकों की मानसिकता का आईना है। अगर यह सच है तो हमें एक और कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। हमारा राजनीतिक तंत्र इसलिए टूटा हुआ नहीं है क्योंकि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह हमारे मानसिक सीमाओं, निश्चितता की भूख, असहजता से बचने की प्रवृत्ति और सच की जगह आसान जवाब पसंद करने की आदत को दिखाता है। हम जागरूक दिखना चाहते हैं, बिना गहराई से सीखें। हम आजादी चाहते हैं, बिना जिम्मेदारी उठाए। हम नैतिकता स्पष्ट चाहते हैं, बिना अपने विरोधाभासों से टकराए। लोकतंत्र हमें एक ऐसा एहसास देता है जैसे हम सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। यह हमें यह भरोसा दिलाता है कि हमारे फैसले समझदारी से भरे हैं, हमारे नेता जवाबदेह हैं और हमारी आवाज में ताकत है। यह हमें नियंत्रण का मंच देता है, जबकि असली फैसले वहां ले जाते हैं जहां हमारी नजर पहुंचती ही नहीं है।
इस सच्चाई को समझना मायूसी नहीं, बल्कि यही असली आजादी की शुरुआत है। जब आप लोग लोकतंत्र से ज्यादा की उम्मीद करना छोड़ देते हैं, तभी आप इसकी सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। आप इसे समझदारी से नेविगेट कर सकते हैं। आप पहचान सकते हैं कब आपको भ्रमित किया जा रहा है। आप सवाल उठा सकते हैं जब जटिल बातों को जानबूझकर आसान दिखाया जा रहा हो। आप बोल सकते हैं भले ही आपकी बात से कुछ न बदले, क्योंकि जागरूक होकर बोली गई बात का मूल्य सिर्फ असर में नहीं, आत्मा में होता है। आज वही ताकतें जिन्होंने जर्मनी के वीमार गणराज्य को तोड़ा, वेनेजुएला को लोकतांत्रिक संस्थाओं से गिराया और दुनिया के कई देशों में आजादी को मिटाया, वही ताकतें आज आपके देश में भी सक्रिय हैं। आपकी सोच को एल्गोरिदम ढाल रहे हैं। भावनात्मक थकान आपके विवेक को कमजोर कर रही है। करिश्माई नेता उभर रहे हैं जो आपको राहत दे रहे हैं, पर सच छिपा, और लोग इन सब को हाँ कह रहे हैं, नफरत से नहीं, थकावट से। वे थक गए हैं सोचने से, चुनाव करने से, जिम्मेदारी उठाने से, और यही वो पल है जिससे प्लेटो डरते थे। सवाल ये नहीं है कि लोकतंत्र एक सभ्य तानाशाही बन रहा है, सवाल ये है कि क्या आप अब भी सोए हैं। ये लड़ाई निराशा और उम्मीद के बीच नहीं है, ये चुनाव है बेहोशी और जागरूकता के बीच। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी पक्ष पार्टी को टारगेट करते हुए नहीं था, बल्कि इससे हट के सिस्टम से धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से बढ़ते हुए बड़े नुकसान से अवगत कराने से है। मेरी बातों को अभी तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बियॉन्ड थिंकिंग वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों।